क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और मेरे को उम्मीद है कि विजिबिलिटी प्रॉपर है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, फाइन। नाउ थिंग्स आर फाइन। चलिए, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। चलिए, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम मंच प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल वेलकम है। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट, है ना। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द आंसर। चलिए, एक ही आंसर आया मेरे पास, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। केवल मेरे पास मंजीत का अभी तक आंसर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? करेक्ट ही चाहिए। ठीक है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्यालय में रह सकता है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्यालय में रह सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है राष्ट्रपति से। और इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही काम होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 74 में ये बात लिखी भी हुई है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के कहने पर कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के कहने पर काम करेगा, जिसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 में अंदर ये बात मेंशन है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है उसके लिए जो है नियुक्ति के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से करते हैं। प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई किसको किसको नियुक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आपको दोनों बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्यालय में रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन चलेगी। अगला, प्रधानमंत्री का प्रस्तावित विधेयक के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करना आवश्यक है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, कोई भी प्रस्तावित विधेयक है तो उसके बारे में राष्ट्रपति जो है सूचना अनिवार्य रूप से उसको उपलब्ध कराए। राष्ट्रपति उसको अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराए। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध थे, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये जो है यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट है। एक आंसर आया है मेरे पास कि ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर चाहिए। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्यों इनकरेक्ट आ रहा है? अच्छा, अब मैंने बता दिया तो अब आंसर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने तरह के मंत्री होते हैं मेरे को एक ये बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जामिनेशन में देखा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखा जाता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, है ना। मेरे को बताइए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है देखे गए हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं, एक डिफरेंस होता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, है ना। वो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। आपको फॉर एग्जांपल जो है देने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं मान लेता हूँ एक साइड हमें जो है देखने को मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग नाम देते हैं फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, है ना, इनको हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया मंत्री परिषद। एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अभी चलिए समझते हैं इनमें से कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। ठीक है, हाँ आंसर मैं अभी बिल्कुल बताऊंगा। आंसर तो अभी हमने देखा, आंसर सारे के सारे सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसको बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी यहां पर बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिपरिषद हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो है आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। मतलब इससे सबसे टॉप लेवल के जो बंदे होते हैं, सबसे टॉप लेवल का जो पर्सन होता है इसमें प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मेंबर होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। नंबर 1 पर जो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर, उनको हम नाम देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर।
उनको हम नाम देते हैं क्या, कैबिनेट मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा आता है, केंद्रीय मंत्री है ना, और आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। एक सबसे टॉप लेवल का जो मिनिस्टर होता है, सबसे एक ग्रेड का जो मंत्री होता है, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। किसी मंत्रालय का जो सारे फैसले हैं, किसी मंत्रालय के जो सारे फैसले हैं, किसी मिनिस्ट्री के तो सारे फैसले, सारे डिसीजंस लेने का जो अधिकार होता है, वो इस कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री के पास होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मैडम निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वित्त मंत्रालय के लगभग सभी फैसले जो है वो एंड ऑफ द डे, अंततः तौर पर जो है एंड ऑफ द डे उसको लेने का जो अधिकार है वो निर्मला सीतारमण जी के पास है। ऐसे आप रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, आपके मिस्टर राजनाथ सिंह हो गए। होम मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो अमित शाह हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ये सबसे बड़ा मंत्री होता है। ठीक है, सबसे मेन मिनिस्टर होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए इसके असिस्टेंट के तौर पर, इसके असिस्टेंट के तौर पर एक होता है यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ध्यान रखिएगा क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री, इसका स्टेट से मतलब नहीं है, राज्य मंत्री इसको कहते हैं। ये जो है केंद्रीय मंत्री के सहायक के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। आपने अक्सर निर्मला सीतारमण के साथ जो है सहायक मंत्री के तौर पर पहले देखा होगा मिस्टर अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर के पास अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी, कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरह भी वो काम देख रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर को आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, उनके सहायक मंत्री के तौर पर हैं, तो इनको हम जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य मंत्री कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो सबसे छोटा मंत्री होता है इसमें वाइस मिनिस्टर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वाइस मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर, या फिर एक सबसे छोटा मंत्री होता है उप मंत्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा अच्छे से, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में ये सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मेंबर्स आपको सबसे टॉप लेवल का जो मिनिस्टर देखने को मिलता है, सबसे बड़ा मंत्री होता है, ग्रेड ए का जो मिनिस्टर होता है उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री होता है, और उसकी मदद के लिए जो है एक उप मंत्री होता है। तो ये सबसे मेन मिनिस्टर्स होते सारे एमपी ही हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको कोई ना कोई मंत्रालय जो है दिया गया है, वो इसमें है। सभी के सभी फैसले लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है, जो है केंद्रीय मंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर जो है जिम्मेदार है, और ये सीधे जो है प्रधानमंत्री को ये लोग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी कारण से, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, अगर किसी कारण से केंद्रीय मंत्री किसी डिपार्टमेंट का उपलब्ध नहीं है, अगर किसी कारण से केंद्रीय मंत्री उपलब्ध नहीं है, भगवान ना करे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं निर्मला सीतारमण जी, ताई जी जो है वो अपनी कैबिनेट मिनिस्टर है वित्त मंत्रालय में, भगवान ना करे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अगर इनको कुछ हो जाता है और ये केंद्रीय मंत्री की पोस्ट खाली हो जाती है, किसकी, जो है वित्त मंत्रालय में, तो उस केस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये जो राज्य मंत्री है, इसको जो है काम दे दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री का। तो कुछ समय के लिए, जब तक कोई परमानेंट मिनिस्टर नहीं आता है, तब तक जो है इस राज्य मंत्री को काम मिल जाएगा किसका, केंद्रीय मंत्री का। और उस समय इसको हम लोग नाम दे देते हैं, उस समय हम लोग इसको नाम देंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसको हम लोग फिर नाम दे देंगे राज्य मंत्री, ये बन जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री क्या बन जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाएगा। ये बन जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये बन जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हम इसको कहेंगे। आपने नाम सुना होगा, अगर किसी जो है मंत्रालय का किसी कारण से केंद्रीय मंत्री नहीं उपलब्ध है, तो इसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहेंगे। प्रभार मतलब ऐसे आसान भाषा में आता कि भार, इसके ऊपर किसका भार था, केंद्रीय मंत्री का भार था। केंद्रीय मंत्री हट गया या केंद्रीय मंत्री किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो ये असल में सारे के सारे फैसले लेने के लिए जो है इस मंत्रालय के जिम्मेदार होगा, और ये सारे के सारे फैसले ले रखेगा, और उस समय टेम्परेरी तौर पर कुछ समय के लिए ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही सारा काम करेगा, और इसको नाम देंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये तो होता है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्रिमंडल बहुत छोटा होता है, मंत्रिमंडल में केवल और केवल प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं।
केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर केंद्रीय मंत्री, या फिर किसी वजह से अगर कोई मंत्रालय खाली है तो उसका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय मंत्री। ठीक है, जो केवल टॉप लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं वही केवल होते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। और मंत्रिमंडल की व्याख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर केवल 352 के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाने के लिए जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करेगा। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि केंद्रीय मंत्री बड़ा मतलब मंत्रिमंडल बड़ा होता है कि मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, तो नो डाउट आप ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। बहुत जो गंभीर गोपनीय कुछ बड़े फैसले लेने हैं, उन बड़े फैसलों में हम सभी मंत्रियों को बुला के फैसले नहीं ले सकते। तो सरकार, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री सीधे केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और फिर केंद्रीय मंत्री वो सारी बातें इनको बता के अपना जो है काम लेते हैं उनसे। तो असिस्टेंट के तौर पर, सहायक के तौर पर काम करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मतलब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मंत्रिमंडल बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है या मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो साइज किसका बड़ा होता है, ये चीज भी डिफरेंस ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है अच्छे से। ये पॉइंट हम सभी को अच्छे से क्लियर है। हाँ, तो चलिए, क्वेश्चन हमारा ये था यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये था क्वेश्चन हमारा ये था कि यहाँ पर जो है किसकी जो है हम लोग बात कर रहे थे इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है पार्लियामेंट के तहत, सही है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्यालय में रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से रिकमेंडेशन पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर रहता है कि राष्ट्रपति अपना काम कोई मन से नहीं करता, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री का प्रस्तावित विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को समाद देना, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर इसके सही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब इतना आपने पढ़ लिया है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। नहीं नहीं, मंत्रिमंडल में विपक्ष का नेता क्यों होगा यार? ये तो मेन केंद्र सरकार का मंत्रालय है। मंत्रिमंडल में कोई विपक्षी नेता नहीं होता है। नीति आयोग के चेयरपर्सन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन है आपके तो मिस्टर जो है नरेंद्र मोदी हो गए, है ना। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हो गए, नाम तो चेक करिएगा, मिस्टर अमिताभ कांत। ठीक है, मिस्टर राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन है, राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, कोई नीति आयोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, नीति आयोग ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। वाइस चेयरमैन है कौन? डॉक्टर राजीव कुमार या फिर राजीव कुमार, इन चेंज तो हुए नहीं, बिल्कुल राजीव कुमार ही है, राजीव कुमार। ठीक है, और जो है नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं कौन? अमिताभ कांत। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, तो अमिताभ कांत सीईओ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राजीव कुमार है, सही बात है, राजीव कुमार है। ठीक है, और नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत है। चलिए, क्वेश्चन का आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सभी लोग। कोई नहीं, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, कोई लेट नहीं हुआ है। वी हैव जस्ट कंडक्टेड वन क्वेश्चन। चलिए चलिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो वी वांट करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस वन। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री केवल उन लोगों के बीच ही मंत्रियों का चयन करके स्वतंत्र, चलिए ऑप्शन आप लोगों के नहीं आए, आंसर दीजिए फटाफट। आप लोगों के आंसर भी तो आने चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए। 1 मिनट, आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भारत का प्राइम मिनिस्टर केवल उन लोगों के बीच में ही मंत्रियों का चयन करेगा जो लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री अपने जो है मंत्री का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो लोकसभा से भी चुन सकता है केंद्रीय मंत्रियों को, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर को या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को। वो राज्यसभा से भी चुन सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये केवल लोकसभा के सदस्य वही है, तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो गया। ठीक, तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बताया अभी। अगला ऑप्शन,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने मंत्रिमंडल का चयन कर सकता है। राष्ट्रपति से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री तय करता? बिल्कुल नहीं यार, प्रधानमंत्री तय करता। देखो देखो इनको 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 अपॉइंट कर दिया, अब तुम फटाफट शपथ दिला के इनको साइन वाइन करके इनको सेट करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को चुनने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल चुनता। बिल्कुल सही बात है। होल सोल पावर इज प्राइम मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डिसाइड करेंगे कौन मंत्री परिषद में होगा, कौन मंत्रिमंडल के अंदर होगा, कौन मंत्रिपरिषद के अंदर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होगा कि नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है और यह शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो याद रखिएगा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल मतलब रियल पावर जो होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है हमारे देश में, वो सारी की सारी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एंड प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर होती है, मतलब ऑफिशियल हेड तो है, ऑफिशियल मुखिया है, लेकिन रियल पावर, वास्तविक शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है। कौन कह रहा बी भी गलत है? बी थोड़ी गलत है। राष्ट्रपति से परामर्श वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 75 में, आर्टिकल नंबर 75 में क्लॉज में ये साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 75 में, कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, जो मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद के जो है उनका चयन जो है, मंत्रियों का चयन कौन करेगा? प्रधानमंत्री, और उनके कहने पर जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति उनको शपथ वगैरह दिला के काम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा, हम लोग भी कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है यहाँ पर जो है सही देखने को मिलेगा। कथन सही हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पार्लियामेंट का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए फटाफट। आज हम लोग कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से भी जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास आज के सेशन में, तो फटाफट करते हैं। ये तो क्वेश्चन कल ही कराने थे, लेकिन है ना, कल हम लोगों ने नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, तो आज हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। दोनों की पीडीएफ आज के और कल के सेशन की, क्लास 13 14 की, मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। बस आप एक काम करा करिए, ठीक है? अगर आप एक इतना काम करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कैसे? आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में एक बार आपने देख लिया, फिर टेलीग्राम लिंक पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो शाम को जब कभी भी फ्री हो, आराम से 10 12 15 ही तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेशन में, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम करते हैं। तो उन 15 क्वेश्चन को जब कभी आप फ्री हो, आराम से लेटे हो, फोन निकालिए अपना और फोन में उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि अच्छा इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। कहीं फंस रहे हो, आपको नहीं याद आ रहा हो आंसर क्या है, क्योंकि मैंने पीडीएफ के आंसर जानबूझ के नहीं डाला, इंटेंशनली नहीं डाला उसको। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको फंस रहा, डाउट हो, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप अपने नोटबुक में कंसेप्ट खोजिए। इसी बहाने आप कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे, फिर भी नहीं मिलता आंसर तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप वहां देखिए, तो आप बेटर तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे और फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना? फिर आप एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस तरह के इकोनॉमिक्स के भी कवर अप करेंगे। चलिए पहले इसको करते हैं, और हिस्ट्री भी मैं प्लान कर रहा हूँ, हिस्ट्री का भी कुछ सेशन स्टार्ट कर लिया जाए, कुछ कंटेंट बना के। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड कथनों पर विचार करिए, एंड वी वांट द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस वन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिवली राष्ट्रपति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल नहीं, इन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर, कलेक्टिवली, लोगों के सदन, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज मतलब हो गया लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का इस्तीफा या मृत्यु मंत्रिपरिषद को भंग कर देता। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अगर मर जाए या फिर प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर दे तो प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा देते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत भंग हो जाती है। उस केस में अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है ना, अगर पार्टी के पास फिर भी बहुमत रहता है और नया प्रधानमंत्री बनता है, तो उस नए प्रधानमंत्री के पास ये पूरा अधिकार रहता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने मंत्रियों को चुने और उनसे फिर काम ले। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल जो है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु पर भंग कर दिया जाता है, बिल्कुल ये भंग हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए चलिए, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अनिल, अनिल कुलविंदर, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी नहीं। देवेंद्र, बी नहीं, सी होगा भाई सही। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, सामूहिक तौर से राष्ट्रपति, कलेक्टिवली, सभी के सभी लोग राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये व्यक्तिगत तौर पर, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सामूहिक ना लिख करके लिख दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य हैं, के सदस्य जो है, के मेंबर्स जो हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर
निजी तौर पर या इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत के तौर पर ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होंगे। व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे राष्ट्रपति के लिए, व्यक्तिगत सामूहिक तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली पूछा जाए तो लोकसभा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहां सामूहिक रूप से पूछा गया, कलेक्टिव तौर पर। तो ये यहां से आपको दो क्वेश्चन पता चल रहे हैं क्या, ये तो जो है एचएसएससी क्लर्क वगैरह या फिर एसएससी में क्लर्क वगैरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा आता है कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? व्यक्तिगत तौर पर। इंडिविजुअल लेवल पर आंसर होगा राष्ट्रपति। सामूहिक तौर पर किसका होगा? जो है संसद के खिलाफ, संसद के लिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? राष्ट्रपति एक एक से डील कर सकता है, राष्ट्रपति इकट्ठा सारे लोग पहुंच जाएंगे तो डील नहीं कर पाएगा। तो सिंपल, राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर डील करता है उनसे, लेकिन कलेक्टिवली नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जब मैं आंसर लिख देता हूं, जब मैं आंसर बता देता हूं, फिर उसके बाद ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन सर सी सही है, सी सही। अरे मेरे बताने से पहले चाहिए मेरे को आंसर। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, सुबह का बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, चलिए फिर भी आप लोग बने हुए हैं, दैट्स ग्रेट। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? हाँ, चलिए अब बहुत अच्छी बात है, गुड वन वीरू। मतलब क्वेश्चन से पहले आंसर जो है, मतलब अब आंसर आना शुरू हो गया। चलिए ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका तो आंसर आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से विभाग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है? कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पूरी तरह से काम करता है, इसके मंत्रालय के अंदर आता है। अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डायरेक्ट इसको प्रधानमंत्री देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग डायरेक्ट प्रधानमंत्री इसको देखते हैं, ये किसी मंत्रालय के अंदर नहीं आता। औषधि विभाग हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आयुष मंत्रालय हमने लिए भी बना रखा है, आयुष मिनिस्ट्री भी हमने बना रखा है, मिस्टर रमेश पोखरियाल इसके आपको मंत्री देखने को मिले। AYUSH, आयुष। आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष, आयुष मिनिस्ट्री हमारे पास है, तो ये तो मंत्रालय के पास होता है। परमाणु ऊर्जा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये किसी के पास नहीं है, ये सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। ये डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, ये स्पेस डिपार्टमेंट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, परमाणु ऊर्जा वगैरह, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के पास सीधे होते हैं। तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना, वी वांट करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर इन दिस। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर इन दिस वन। 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। चलिए कुछ लोगों के आंसर आए भी हैं। गोलू का बिल्कुल आंसर सही है, अधीश्वर का भी आंसर सही है, शिव ने भी करेक्ट आंसर दिया है। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो काफी लोगों ने जो है करेक्ट आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दीज आर द एक्स ऑफिशियो डिपार्टमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर की एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, इसके ये जो है डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री के पास होते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इसमें डील करते हैं, है ना, तो डायरेक्ट उसमें डील करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए टेलीग्राम चैनल अभी लास्ट में देख लेंगे कौन सा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। रीड द क्वेश्चन, जस्ट गिव द आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ में समान है? Which of the following characteristic is common between the union, between the America and the USA?
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं एकल नागरिकता। भाई अमेरिका में एकल नागरिकता है क्या? अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप है, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो जितने लोग ये बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। वीरू बिल्कुल, ए तो बिल्कुल गलत है। ए इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अरे मतलब अमेरिका और भारत में नागरिकता एकल नागरिकता क्या है यार? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है, और वो ब्रिटेन की तरह है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। अमेरिका से नहीं, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अमेरिका में स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप मिलती है, यूएस की अलग सिटीजनशिप होती है। तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहले पे आप लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, चलिए सही आंसर है संविधान की व्याख्या करने हेतु जो है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अगर किसी मामले में, किसी मुद्दे पर या किसी पॉइंट पर अगर समस्या आती है और नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल के अंदर बात लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, तो संविधान की जो अंतिम व्याख्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ऑफ द डे जो एक्सप्लेनेशन है, उसको जो डिफाइन करने का जो अधिकार है, दैट इज अंडर द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या हेतु संघीय जो है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इज एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। चलिए, कई लोगों ने करेक्ट आंसर भी जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। मैं नाम भी ले लेता हूं, दीपक, सोनिया, वीरू, रणधीर, वीरू। अच्छा, मेरे ये लग रहा मेरे बताने के बाद आए हैं आंसर। शिव, शिव बी और डी। अब भाई इसमें एक ही ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसमें क्यों दो आंसर निकाल रहे हो? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्या करेगा। ठीक है, तो किसी मामले में ऐसे कई बार हमारे इतिहास में हुआ है, कई बार डिस्प्यूट्स हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये अलग अलग ऑप्शंस हमारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस अलग में इनडायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चंस में, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। ये एक्चुअल में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग क्वेश्चन की तरह काम करते हैं अगर आप पेपर्स देंगे। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने बताने से पहले आंसर दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, काफी लोगों का जवाब आ रहा है, मैं पहले देखूंगा कौन कौन आंसर दे रहा है। रणधीर, मनदीप, रिंकू, प्रिया, दीपक। अरे शिव भाई, एक ही आंसर देना है। शिवदास जी, एक ही आंसर देना है। दो आंसर क्यों दे रहे हो तुम लोग? कुछ लोग बी वाले भी हैं, कुछ लोग ए वाले। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, है ना। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर हम देखें जो है सारे काम को देखने के लिए, के समय ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, पहला ऑप्शन, जरूरी नहीं कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य हो, लेकिन 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए। ओके, संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है कि क्या इसमें ऑप्शन करेक्ट है? देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 माह के भीतर एक किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, एंड दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इन दिस वन। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा क्या है। जैसे आप में से किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, आप में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पता है। आप डायरेक्ट बस 25 साल की उम्र हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तो आपको आराम से उठा के क्या, या फिर हम लोगों को सीधे उठा के क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री। लेकिन हम प्रधानमंत्री बगैर किसी जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के बिना ज्यादा समय तक नहीं बने रह सकते। उसके लिए जो समय निर्धारित है वो है 6 महीने। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम दिया गया है कि सर देखिए, 6 महीने तक तो आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी एक सदन से मेरे को सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा से 6 महीने के अंदर
किसी भी एक हाउस से अगर मेरे को सदस्यता मिल जाती है और मैं एमपी बन जाता हूं तो मैं प्रधानमंत्री बना रहूंगा। बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव जीते मैं जो है या फिर हम लोग जो है 6 महीने तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। यही चीज मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है। ममता बनर्जी का भी आपने सबसे अच्छा लाइव एग्जांपल देखा होगा। ममता बनर्जी जो है विधानसभा का जो इलेक्शन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, वो चुनाव वो हार गई थी और चुनाव हारने के बावजूद वो सीएम बनी। और लेकिन उनको 6 महीने के अंदर जो है वहां पर केवल विधानसभा विधान परिषद की व्यवस्था नहीं थी, तो 6 महीने के अंदर उन्होंने वहां की सदस्यता ले ली और उनके किसी मंत्री ने अपने पद से रिजाइन किया और वहां पर जो है उपचुनाव हुए, है ना, और उपचुनाव में फिर उन्होंने वहां पर वो जीती और वहां पर पर्टिकुलर फिर वो सदस्यता उनको मिल गई। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अब बाकी को खत्म कर देते हैं, देखते हैं कैसे खत्म करेंगे। जरूरी नहीं है कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 माह के भीतर केवल लोकसभा की ये बात कर रहा है, 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए। नहीं भाई, प्रधानमंत्री कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम एनी हाउस। भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तो राज्यसभा से थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कह रहे हैं 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है, तो ये आंसर गलत। संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना ही होना चाहिए तुरंत बनते समय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं के भी सदस्य ना हो, 6 महीने के अंदर मेंबरशिप ले लो। अगला, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी बिल्कुल नहीं, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री। आई थिंक आप देखिए, अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। अधीश्वर, अब कोई डाउट है क्या? ठीक है, नहीं, सेकंड ऑप्शन गलत ही है। लोकसभा का 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना ये बिल्कुल गलत है। अब मनमोहन सिंह की जो शायद शायद उनके साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है और मनमोहन सिंह कल शायद एम्स हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, है ना, तो भगवान उनको बिल्कुल लंबी उम्र दे, है ना, और उनको जल्दी उनको स्पीडी रिकवरी करे। अच्छा, ए और बी सेम लग रहे थे, इस वजह से गलत हो गए। हाँ, इसीलिए स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, और आपके माइंड में अगर क्लैरिटी है तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर दे देंगे। यहाँ पर बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़िए और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करिए, और उम्मीद करेंगे मनमोहन सिंह जो है अपने जो सबसे जबरदस्त इकोनॉमिस्ट के तौर पर अगर हम बात करें, अरे सी भी तो ओके है, हमें इन चार में से करेक्ट देखना है ना। संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है। 6 महीने के अंदर आपका सदस्य होना चाहिए, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए इसलिए शिव जो है ये गलत है। हाँ, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल, कई लोग ऐसे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? क्लियर नहीं दिख रहा? भाई क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा, मैं भी तो फोन पे ही देख रहा हूँ। मेरे को तो दिख रहा है यार, थोड़ा सा इस क्वालिटी बढ़ा लो तो दिख जाएगा। वैसे मैं 480 480 पिक्सल्स पर देख रहा हूँ, मेरे को ठीक दिख रहा है आप लोगों को, तभी आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिख रहा भाई मतलब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सही स्टेटमेंट चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही? भारत का प्रधानमंत्री केवल उन लोगों के बीच ही मंत्रियों का चयन करेगा, स्वतंत्र है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं का भी हो सकता, मंत्री परिषद का सदस्य कहीं का भी हो सकता, मंत्री चाहे राज्यसभा से उठा के ले आओ चाहे लोकसभा से उठा के ले आओ, बस होना चाहिए एमपी। ठीक, अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद मंत्रिमंडल का चयन करता है। अरे यार, ये लग रहा क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को चुनने में स्वतंत्र है और वो अपनी मर्जी से अरे यार, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को चुनने में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यह शक्ति राष्ट्रपति। अच्छा, अच्छा, अब तुम लोगों को ध्यान आया, है ना? अब तुम लोगों को ध्यान आया, सभी के सभी सारे के सारे आंसर देखिए, तो अब ध्यान आया कि क्वेश्चन सर रिपीट हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रिपीट हुआ, हम लोगों को आंसर मिल गया। दैट्स वेरी नाइस।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, है ना, सभी सभी को बिल्कुल मजा आ गया सर, क्या बताएं सर, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन दिखा और हम सभी ने तुरंत तुरंत आंसर दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़िए और बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आज का सेशन ध्यान से देखा होगा तो सारे सही आंसर बताओगे यार। आज ही पढ़ा ये, आज ही पढ़ा है, आज ही पढ़ा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय विशेषता संविधान और अमेरिकी संविधान में कॉमन है? स्वतंत्र केंद्र और राज्य नहीं, वहां पर तो पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर जो है पार्टीशन, जो है डिवाइडेशन देखने को मिलता है, राज्यपालों की नियुक्त, नागरिकता बिल्कुल गलत। तो यह है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, न्यायपालिका बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है, न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये नहीं है भाई, रिपीट नहीं है। आपको कौन कह रहा है ये रिपीट है? अरे भाई पंजाबी सॉन्ग स्टेटस, ये रिपीट नहीं है क्वेश्चन, ये रिपीट नहीं है क्वेश्चन। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन था, फेडरल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। प्रणाम अमित, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। चलिए कनेक्ट होइए और आंसर देने की कोशिश करिए फटाफट। इसका तो आंसर मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही बताओगे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन था? अरे अपने चाचा जी थे ना। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं, समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं। तो आप लोगों के थोड़ी सी सहूलियत के लिए एक बार समितियां देख लीजिए। समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है पूछे आते हैं पेपर में, है ना, और समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस गड़बड़ मत करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको जो है चीजें देखने में काफी आसान रहे। ओके, लाइक दिस वन, ठीक है। चलिए, अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, देखिए, संघ अधिकार शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, इन चारों के चारों समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्वेश्चन ये पेपर में आता है, पेपर अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा बना है तो किस समिति का अध्यक्ष कौन था ये पूछा आता है। समिति के सदस्य तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस समिति, कौन सी समिति का मेंबर कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। अगला, नियम समिति, है ना, नियम समिति की अगर बात करें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली जो समिति थी, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद से इनको मैच कर देंगे। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चार प्रमुख समितियां हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट समितियों की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर परामर्शदायिनी समिति, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों की समिति, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स की समिति के लिए जो अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। ठीक है, और अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज वाली भी कमेटी पेपर में कई बार पूछी गई है। तो माइनॉरिटीज की अगर मैं बात करूं, अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं, तो अल्पसंख्यकों के लिए, हितों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल जी की समिति याद रखेगा, परामर्शदायिनी समिति, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार से रिलेटेड समिति और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड समिति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, समितियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड दिस वन।
ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे एक साथ लिखे हुए हैं, तो आपके लिए याद करना इसको आसान है। ठीक है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके हैं? संघ सरकार या यूनियन की पावर हो गई, संघ संविधान की समिति होगी, राज्य समिति होगी, उद्देशिका प्रस्ताव समिति होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इनको जो है ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो है समितियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पटेल साहब तक हमने देख लिया, और कुछ और समितियां यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और समितियां। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति तक हमने देखा। संवैधानिक सलाह समिति, तो बी एन राव, ये तो हम सभी को पता है, मिस्टर बी एन राव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बी एन राव की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार, सलाहकार समिति के अध्यक्ष मिस्टर बी एन राव। राज्य के नीति निर्देशक तंत्र डीपीएसपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी के अपने भीमराव अम्बेडकर साहब, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, डायरेक्ट पेपर में पूछे आती हैं। कि संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर बी एन राव थे। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए। ठीक, और झंडा समिति, है ना, फ्लैग फ्लैग कमेटी की अगर बात करें तो मिस्टर जेबी कृपलानी जो है फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे, फ्लैग कमेटी के मेंबर थे, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एक और आप इंपॉर्टेंट सर नहीं बता रहे हो और वो इस लिस्ट में नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, प्रारूप समिति वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके लिए हमें थोड़ी सी डिटेल देखनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ड्राफ्टिंग कमेटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, बाकी समितियों के सदस्य नहीं पूछे आते हैं, बाकी समितियों के सदस्य नहीं पूछे आते, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप कमेटी के सदस्य पूछ लिए जाते हैं कई बार। इनमें से पूछा आता है क्वेश्चन इस तरह से, इनमें से कौन सा बंदा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सबको पता है भीमराव अम्बेडकर साहब थे, तो ये तो कोई गलत ही नहीं करता। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी किस किस तरह से चीजें अरेंज होंगी, तो इसका काम तो ये देख रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, अब इनका नाम ध्यान रखिएगा, एक कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। ठीक है, डीपी खेतान हो गए। इससे पहले जो है टी कृष्णचारी जो है यहाँ पर टी कृष्णचारी जो थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इनको जो है एड ऑन कर दिया गया, तो डीपी खेतान ध्यान रखिएगा। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी, ये के एम मुंशी के नाम से जो है ज्यादा पॉपुलर है। आपने एक नाम सुना होगा, एक मुंशी आयंगर फार्मूला, मुंशी आयंगर फार्मूला के ही आधार पर आपने ये के एम मुंशी और ये आयंगर आपको देखने को मिलेंगे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये साउथ के बहुत बड़े नेता थे, और ये जो है इधर जो है सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो ये काफी बड़े नेता थे आके। इन दोनों लोगों ने मुंशी आयंगर फार्मूले पर ही हमने हिंदी को जो है राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। इनका ध्यान रखिएगा, ए एन माधव राव हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। ये 6 लोग जो है किसके थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य थे। अध्यक्षता किसके हाथ में थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उनके साथ 6 सदस्य और थे। ठीक है, तो 26 अगस्त 1947 में इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति कब बनी थी? ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा, ये तथ्यात्मक डेटा ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो 26 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था, और 1948 में इन्होंने रिपोर्ट जो है, फरवरी 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो प्रारूप समिति, ठीक है, तो प्रारूप समिति का मेंबर जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी दिन हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। लंबा चौड़ा विषय है, लंबा चौड़ा मतलब टॉपिक है ना, 2 से 3-4 घंटे का टॉपिक है। तो एक दिन हम एक वीक में क्या करेंगे, केवल संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से जुड़े हुए जितने क्वेश्चंस हैं एक साथ सारे कर लेंगे, तो हम कई सारे क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एक साथ, हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। कुछ लोग अभी बिल्कुल सो के आ रहे हैं। ठीक है, आ- आप एक बार थोड़ा सा देखिए, हाँ याद करना, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। समितियों के तो नाम और मेंबर कुल कितने सदस्य थे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो अगर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर दिखेगा, पीडीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्लास कितने बजे से चलती? क्लास डेली सुबह 9 बजे से 10 बजे तक लाइव रहती, इफ ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। सबको सही है तो क्लास सुबह आपको 9 से 10 बजे तक लाइव देखने को मिलती है। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए होगा कंटेंट, तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि सर हम तो इंग्लिश में पढ़ रखे हैं समितियां, और हमें इंग्लिश में समितियां जो है हमें चाहिए, तो कौन सी कमेटी है, सो नेम ऑफ द कमेटी, और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन, कौन किसका चेयरपर्सन है, वो यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक रफली जो है डेटा देख लीजिएगा, है ना, रफली जो है इसको कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अब तो सवाल बचा ही नहीं अब तो सवाल बचा ही नहीं, इन द सेंस कि अब आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है प्रीवियस सेशन देखिएगा, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किसने की? जो एंटरिम गवर्नमेंट है, 1946 में एक एंटरिम कैबिनेट बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? शायद एक्स सर्विसमैन का कुछ कोटा था, आई एम नॉट 100% श्योर, एक बार चेक कर लीजिएगा एक्स सर्विसमैन का कोटा था कि नहीं, मेरे को 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, है ना, ये जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू। 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। देखिए, अगर आप एसएससी, एचएसएससी का पेपर दे रहे हैं और कभी भी समितियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, और जनरली आपको क्वेश्चन 95% ऐसे चांस हैं इन्हीं 3 लोगों के नाम से मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपके अंबेडकर साहब हो गए। जनरली जो हम लोगों के पेपर्स में जो क्वेश्चन देखे जाते हैं, हाँ, आप ज्यादातर क्वेश्चन प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो गए। लेकिन बाकी अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो सरदार पटेल या तो चिपका दीजिए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिपका दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर सही मिलेंगे, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर सही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, तीनों ही तो थोड़ा सा किस्मत आजमाएगा, तो मैं तीनों के केसेस में ही तो कह रहा हूँ। तीनों हो तीनों हो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर गांधी जी को टिक कर देंगे। तीनों हो तो नन ऑफ दिस टिक कर देंगे। अच्छा चलिए, अच्छा सही जुगाड़ निकाल लो तुम लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, ब्रिटिश संसद के द्वारा नामांकित थे, बिल्कुल गलत। गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित थे, बिल्कुल गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा निर्वाचित किए थे, बिल्कुल। विभिन्न प्रांतियों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे, बिल्कुल। भारतीय संविधान सभा के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसके ने जो है विभिन्न प्रांतियों जो है 296 सीटों पर इलेक्शन कराया था। 292 प्लस 4, 4 जो है आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, पर चुनाव करा के फिर उस पर जो है हम लोगों ने सदस्य तैयार किए थे, और उन लोगों ने तैयार किया है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यहाँ पर बात हो रही है। तो these are elected from the assemblies of the various provinces. Okay, so various provinces से ये हम लोग इनको चुने थे। फिर अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे तो फिर वो भी नंबर देगा, एग्जाम वाला एग्जामिनर भी अक्कड़ बक्कड़ करके नंबर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए मैंने धोखे से आंसर बता दिया, गलती से आपको आंसर बता दिया है अभी जो बताया है, लेकिन फिर भी देखता है आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश।
देखिए आज की डेट में जो एग्जामिनेशंस में ये जो टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, इस टफ कंपटीशन के दौर में कैंडिडेट सारे अच्छे हैं, सभी बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बेस्ट हैं। लेकिन आपको पता है सिलेक्शन उसका होगा जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट है। बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट का मतलब जो अपनी नर्व्स को होल्ड करके आराम से इत्मीनान से जाके सही पेपर करके आए, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बेस्ट उनको नहीं चुनना, आप सारे बेस्ट हो, यू ऑल आर द बेस्ट। अगर आप सुबह उठ के 9 बजे पढ़ाई कर रहे हो, इसमें हंसने खाने खेलने कूदने के दिन है आपके, और अगर आप सुबह सुबह उठ के बेचारे मेहनत कर रहे हो, संविधान सभा वगैरह पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। यू आर ऑल आर द बेस्ट, आप सारे बेस्ट हो, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, ठीक है? एंड दैट इज द पॉइंट दे वांट, ठीक है? अब देखिए इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो कंपटीशन ऐसा ही बढ़ता रहेगा। आवाज क्लियर नहीं है यार, पूरा सेशन कंप्लीट होने वाला बता रहे हो तुम लोग, आवाज क्लियर नहीं है, ऑडियो नहीं क्लियर है क्या? थिंक ऑडियो में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक योजनाओं के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता योजना के द्वारा, शक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन। क्रिप्स, एक वर्ड याद रखिएगा, काल, क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिस्प एलेक्जेंडर लॉरेंस। एल से होता है लीडर, एल से होता है क्या? लीडर। एल से क्या होता है? लीडर, नेता, है ना? तो लॉरेंस की अगर बात करें, क्रिस एलेक्जेंडर लॉरेंस, ये तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो क्रिस एलेक्जेंडर लॉरेंस, काल याद रखिएगा, काल या कल जो भी कहिए, काल याद रखिएगा, ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर में थे। इसी को हम कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में 1946 के समय। तो काल, क्रिप्स, क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, ठीक है? वो तो सी से होगा क्रिप्स, लेकिन आपके याद रखिएगा काल, क्रिस एलेक्जेंडर लॉरेंस। एल से लीडर, एल से लीडर, तो एल से हो गया लॉरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। बहुत अच्छा, चलिए इसका आंसर तो मेरे को उम्मीद थी आप सभी लोग सही जवाब दोगे, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है? आप अपने सभी सभी धर्मों का, जिसको जो धर्म का अपनाना है, जिसको जो धर्म का पालन करना है, आराम से पालन करिए। देयर इज नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, आपको कोई भी स्टॉप करने वाला नहीं है, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आराम से उन सभी का पालन करिए, ठीक है?